हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है डेंगू वायरस के कारण एक होने वाला एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, जो कि किसके कारण होता है? जब भी कोई पर्सन को एडिस एजिप्टी मॉस्किटो या एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो काटता है, तब उसे डेंगू फीवर होता है। इसका दूसरा जो नाम है उसे ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रेक बॉर्न फीवर इसीलिए कहते हैं, हिंदी में इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भी डेंगू फीवर किसी को होता है तो पर्सन को बहुत मसल्स और बोन्स में पेन देखने को मिलता है। और डेंगू मॉस्किटो जो है ऐसे वाटर में खुद को ब्रीड करता है, ऐसे जगह पे पनपता है जो कि साफ सुथरा पानी है, जैसे तालाब का पानी या फिर कोई बरसात का पानी जो बहुत लंबे समय से हमारे गार्डन में या फिर गुलदस्ता में रखा हुआ है, उस पानी में खुद को ज़्यादा ब्रीड करता है। नाउ हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि किसी भी पर्सन को डेंगू फीवर जो होता है वो किस तरह से हो रहा है, अगर किसी को हुआ है तो उसका क्या साइन एंड सिम्टम अपीयर होगा, देन अब उसका कंट्रोल और प्रिवेंशन क्या करते हैं हम लोग। कुछ इसके घरेलू उपचार है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर पर्सन को हॉस्पिटल जाकर ही इसका ट्रीटमेंट मिलता है, नहीं, उसका घरेलू उपचार है। कुछ पर्सन को हम लोग घरेलू उपचार देकर भी उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। डेंगू फीवर इज ए acute viral infection caused by dengue virus which are spread in human being by Aedes aegypti एंड एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के वजह से होता है। ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है, और ये मेन जो मॉस्किटो होते हैं एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के कारण होता है। इस वायरस को ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स और जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। Aedes mosquito become inactive after feeding infected patient. The incubation period for development of infection Aedes mosquito 8 to 10 days, and once the Aedes mosquito infective, it remain infective for life. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडिस मॉस्किटो जो है किसी ऐसे पर्सन को बाइट करता है जिसको ऑलरेडी डेंगू फीवर है। उसको बाइट करने के बाद ये मॉस्किटो जो है खुद ही इन्फेक्टेड हो जाता है, और इस मॉस्किटो के अंदर जो इन्फेक्शन डेवलप होने का जो टाइम लगता है वो कम से कम 8 से 10 दिन टाइम लग जाता है इसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप होने में। फिर जब तक ये मॉस्किटो का डेथ नहीं हो जाता है, जब तक ये मर नहीं जाता है, तब तक ये इन्फेक्शन फैलाते रहता है। नाउ इसका होस्ट क्या है? इसका मेन जो होस्ट होता है ये बोथ मेल और फीमेल दोनों सेक्स में देखने को मिलता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, या तो वो बच्चा हो या एडल्ट हो या ओल्ड एज हो, किसी को भी डेंगू फीवर हो जाता है। ना इसका इन्वायरमेंट क्या होता है? ये डेंगू फीवर जो है ज्यादातर ये रेनी सीजन में होता है। ये रेनी सीजन में इसको बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है खुद को ब्रीड करने के लिए, और ये ज्यादा अबंडेंट मीन्स ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। नाउ है स्टेगेंट वाटर। स्टेगेंट वाटर काउज द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। ये ठहरे हुए साफ सुथरे पानी में खुद को ज्यादा ब्रीड करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलने का इसका क्या तरीका है? वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन मैन मॉस्किटो मैन। एक एडिस एजिप्टी मॉस्किटो जो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, और फिर वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसे भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है टोटल 3 से 10 डेज होता है। देन इसके बाद पर्सन में साइन एंड सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? साइन एंड सिम्टम, इसका साइन एंड सिम्टम को 3 स्टेजेस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेजेस को यहाँ पे बोला गया है सिंपल डेंगू फीवर। इसमें कुछ सिंपल साइन एंड सिम्टम अपीयर होने को मिलता है। देन इसका सेकेंड स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं DHF, डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम। इसमें पर्सन जो है सीवियर कंडीशन में चला जाता है, प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है बहुत कम हो जाता है। देन इसका थर्ड स्टेज जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पर्सन को शॉक भी देखने को मिलता है। तो हम सारे स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग सारे स्टेजेस को बारी बारी से पढ़ेंगे।
फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल डेंगू फीवर। सिंपल डेंगू फीवर के अंदर पेशेंट को सिंपल तरह का साइन एंड सिम्टम दिखने को मिलेगा, जैसे कि उसको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, 39 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक फीवर दिखने को मिलेगा इसके अंदर। देन पर्सन को हेडेक भी हो सकता है और पेन बिहाइंड द आईज, मीन्स सर में दर्द होगा और आंखों के पीछे पेन दिखने को मिलेगा। पेन इन मसल्स एंड जॉइंट, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें मसल्स और जॉइंट में पेन होता है। पेन बिहाइंड द आईज, आईज के पीछे दर्द होगा, साथ ही साथ बॉडी पे रैशेस दिखने को मिलता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है सिंपल डेंगू फीवर के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर दिखाई देगा। देन है डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, जिसे हम लोग शॉर्ट में DHF के नाम से भी जानते हैं। इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम, ब्लीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नोज से और गम से, मसूड़े से ब्लीडिंग दिखने को मिलता है। देन ब्लैक कलर स्टूल, इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण यहाँ पे स्टूल का कलर जो है ब्लैक देखने को मिलता है। कॉल की पेन यहाँ पे होता है, पेट में मड़ोर या ऐठन जैसा दर्द फील होता है पेशेंट को यहाँ पे। देन स्वेलिंग इन द बॉडी एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यहाँ पे पर्सन को बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है और साथ ही साथ उसे सांस लेने में दिक्कत होता है। देन नेक्स्ट है हमारा डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसे DSS भी कहा जाता है। यहाँ पे पर्सन जो है ज्यादा सीवियर स्टेजेस में चला जाता है और उसका BP जो होता है वो लो हो जाता है। देन साथ ही साथ कार्डियक रेट, ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलता है, कार्डियक रेट जो होता है इरेगुलर हो जाता है। देन अनकॉन्शियस एंड कंफ्यूजन, यहाँ पे पर्सन को अनकॉन्शियस और साथ ही साथ वो कंफ्यूजन जैसे प्रॉब्लम फेस करने लगता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है। अगर किसी भी पर्सन को डेंगू फीवर हो गया है तो किस तरह से हम लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस करके ये पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि उसको डेंगू फीवर है या नहीं। मेनली अगर पर्सन में डेंगू फीवर होता है तो नॉर्मल जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो 4.5 लाख होता है, लेकिन जब भी किसी भी पर्सन को डेंगू फीवर होता है तो ये 90,000 से 1 लाख के बीच में आ जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कोई पर्सन सीवियर कंडीशन में चला जाता है डेंगू फीवर के कारण तो यहाँ पे प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है 20,000 या उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर यहाँ पे CBC किया जाता है और प्लेटलेट्स का काउंट देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कितना है। देन लीकोपिनिया, लीकोपिनिया का मतलब होता है लो वाइट ब्लड सेल इन काउंट, ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड का काउंट होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ स्पेसिफिक डेंगू टेस्ट भी किया जाता है, इसमें NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है। ये फीवर होने के बाद, डेंगू फीवर होने के बाद 1 से 2 दिन बाद किया जाता है ये टेस्ट। देन IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू वायरस, डेंगू वायरस के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ IgM इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन को टेस्ट करते हैं और यहाँ पे RT-PCR टेस्ट किया जाता है। नाउ हम लोग देखेंगे इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है। अगर किसी भी पर्सन को डेंगू फीवर हो जाता है तो किस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिव सर्विलेंस। यहाँ एक्टिव सर्विलेंस के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो जाते हैं और पता करते हैं कि सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केस कितना है। अगर वहाँ पे डेंगू का केस देखने को मिलता है या फिर कोई ऐसा जगह है जो बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ है, फिर उसको वहाँ पे जाके क्लीनेस करवाते हैं, साफ सफाई पे ध्यान देते हैं और इससे बचने का उपाय निकालते हैं। देन है मॉस्किटो कंट्रोल, यहाँ पे मॉस्किटो को कंट्रोल करना है, जैसे कि अगर घरेलू हम लोग घर पे यहाँ पे मॉस्किटो का कंट्रोल करना है। मॉस्किटो का कंट्रोल करने के लिए कॉइल जलाया जा सकता है। मॉस्किटो को भगाने के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आते हैं जिसका यूज करके मॉस्किटो को भगाया जा सकता है, या फिर कम्युनिटी बेस पे हम लोग फॉगिंग, धुएं का सहारा ले सकते हैं मॉस्किटो को भगाने के लिए। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी में अगर किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी जमा है या गंदगी है तो उसको हटाने के लिए
हेल्थ वर्कर को इन्फॉर्म करना है, साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है कि किस तरह से साफ-सफाई का ध्यान देना है और मॉस्किटो को मतलब उससे बचने के लिए हम लोग मॉस्किटो नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन है प्रिवेंशन एंड डेंगू इन ट्रैवलर, जो बाहर से आते हैं और जिनको डेंगू वगैरह है या फिर होने की कुछ साइन एंड सिम्पटम अपीयर होते हैं, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट करवाना है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर किसी भी तरह का साइन एंड सिम्पटम अपीयर हो रहे हैं, तो प्रॉपर तरह से इलाज करवाना है। इससे क्या होगा कि वो कम्युनिटी के अंदर आने से पहले ही पता चल जाएगा इस डिज़ीज़ के बारे में और फिर इसका बचाव भी किया जा सकता है। देन है ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर किसी भी पर्सन को ऑलरेडी डेंगू फीवर है, तो उसका जल्द से जल्द हो सके हम लोग जल्दी से डायग्नोसिस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट देंगे। Then the treatment of dengue fever is symptomatic and supportive treatment include। इसमें कुछ हम लोग सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है, हेडेक दिखने को मिलता है, पेन रहता है बॉडी में, उसके लिए हम लोग उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। साथ ही साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, उसको हम लोग यहाँ पे पैरासिटामोल भी एडवाइस कर सकते हैं। देन है बेड रेस्ट, जहाँ तक हो सके पर्सन को रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन में पैरासिटामोल हम लोग एडवाइस दे सकते हैं। साथ ही साथ इंट्रावेनस और ओरल फ्लूइड देना है। इंट्रावेनस ओरल फ्लूइड कहने का मतलब है अगर पर्सन का कंडीशन जो है ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा खराब है और वो कुछ अपने माउथ से नहीं खा रहा है या नहीं निगल रहा है, तो उस टाइम हम लोग उसको इंट्रावेनस प्रोवाइड करते हैं। या फिर ओरल फ्लूइड में हम लोग उसको कोकोनट का वाटर दे सकते हैं, ऑरेंज जूस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बॉडी जो है डिहाइड्रेशन हो रहा था, उसे वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था, उससे डिहाइड्रेशन होने से बचे। यहाँ पे होता क्या है कि पर्सन को वॉमिटिंग, डायरिया और एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलता है डेंगू फीवर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग उसको ओरल फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाएँगे। देन है प्रोटेक्ट योरसेल्फ, खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। वेयर फुल स्लीव क्लॉथ, लॉन्ग ड्रेसेस टू कवर एज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। खुद को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है पर्सन, क्लॉथ से अपने आप को जहां तक हो सके फुली कवर करना है, फुल बाजू वाले कपड़े पहनना है। देन एज मच possible during 2 hour and after sunrise and before sunset, highest biting intensity during the time। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूर्य अस्त होने से 2 घंटा पहले जो मॉस्किटो बाइट करने का चांसेस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम बच के रहना है, खुद को अच्छे तरह से प्रोटेक्ट करना है, क्लॉथ का यूज़ करना है। देन है यूज रेपेलेंट्स, यूज मॉस्किटो कॉइल, इलेक्ट्रिक वेपर मैट ड्यूरिंग ड्राई टाइम टू डेंगू, यूज मॉस्किटो नेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ओल्डर पीपल एक्स्ट्रा टू प्रिवेंट। यहाँ पे क्या करना है, मॉस्किटो से बचने के लिए कॉइल को हम लोग जला सकते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वेपर वाले इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो भगाने के लिए। अगर घर में बच्चा है या ओल्ड एज के पीपल हैं, उनके लिए हम लोग नेट लगा सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं, जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना करे। देन इसके कुछ डायग्राम है जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। फर्स्ट बोल रहा है डिस्ट्रॉय मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, वैसे प्लेसेस जहाँ पे मॉस्किटो खुद को ब्रीड कर रहा है, या तालाब हो या नदी का किनारा हो, वैसे जगह पे स्प्रे करना है, केरोसिन ऑयल से छिड़काव किया जा सकता है, जिससे मॉस्किटो जो है इसका ब्रीडिंग बहुत कम होगा। देन है स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जहां तक हो सके वैसे कपड़े का यूज करना है जो कि हमारे बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखे, जैसे कि फुल बाजू वाले कपड़े का यूज कर सकते हैं, पैंट भी ऐसे पहने जो पूरे पैर को कवर करे। साथ ही साथ इंसेक्ट रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, स्प्रे करने के लिए आता है उसको कर सकते हैं। टेक सम फीवर मेडिसिन, यहाँ पे अगर घरेलू उपचार कोई पर्सन कर रहा है तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी लिया जा सकता है, जैसे पैरासिटामोल हो गया
और इस मच एस जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे पर्सन को रेस्ट प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। साथ ही साथ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि वॉमिटिंग, डायरिया और पसीना जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, इसके वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है पेशेंट को। तो यहाँ पे हम सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी का सेवन कीजिए, या जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस या कोकोनट जूस भी ले सकते हैं। डॉक्टर का कंसल्टेशन अवश्य लें। अगर घर पे अगर इसका उपचार किया जा रहा है और कोई सुधार नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार, या प्लेटलेट्स का काउंट जो हो रहा है बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है, डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे कि पपाया का लीफ का जूस दे सकते हैं। नाउ है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर एक नर्स पर्सन का पेशेंट का केयर कर रही है तो किस तरह का अवेयरनेस रखना है। फर्स्ट, एसेस द साइन एंड सिम्टम ऑफ जीआई ब्लीडिंग। अगर किसी को जीआई ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके साइन एंड सिम्टम को एसेस करना है, मेंटेन करके रखना है। मॉनिटर वाइटल साइन सच एज पल्स एंड ब्लड प्रेशर। पल्स और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। साथ ही साथ इनकरेज द यूज ऑफ सॉफ्ट टूथब्रश। यहाँ पे पर्सन का मसल्स जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से छीलने का ज़्यादा डर रहता है, तो यहाँ पे सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करने का सलाह देना है। देन हाइड्रेशन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट। यहाँ पे फ्लूइड मैनेजमेंट करना है। अगर पर्सन कुछ खा पी रहा है तो उसे जूस देंगे, अगर वो जूस नहीं ले पा रहा है तो फिर इंट्रावेनस हम लोग उसको फ्लूइड चढ़ाएंगे। देन है पेन मैनेजमेंट। यहाँ पे नर्स जो है पेन का मैनेजमेंट करेगी और डाइटरी मैनेजमेंट भी करेगी, मतलब डाइट में कुछ ऐसे फूड देगी जो कि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकता है, कोई हार्ड तरह का फूड नहीं देना है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।